जिसका नाम है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो मैं ब्रीफली बता दूं कि पहले हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बारे में, यानी जब फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हुआ था उसके पहले के बारे में। और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा जो फैक्ट्रीज थी वो सेटअप हुई कैसे, फिर क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, इन चीज़ों को हमने देखा। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हैंड लेबर जो था और स्टीम पावर, इनके बीच में एक तरीके से डिफरेंस क्या था। और ये हम देखने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी जो फैक्ट्रीज़ के ओनर थे या फिर मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर करते थे या फिर स्टीम पावर को ज़्यादा प्रेफर करते थे, और क्यों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको जान लेनी चाहिए कि जो विक्टोरियन ब्रिटेन था वहाँ पर ह्यूमन लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं था। विक्टोरियन ब्रिटेन, आप समझ रहे हैं कि उस समय का ब्रिटेन जिस समय में वहाँ पर राजशाही चलती थी, यानी कि वहाँ पर कोई पार्लियामेंट इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, और वहाँ पर लेबर्स की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर आप जितने चाहते उतने आपको लेबर्स मिल जाते। उसका रीज़न ये था कि जो गरीब किसान लोग थे और जो बेकार लोग थे वो शहरों की ओर काफ़ी ज़्यादा मूव करते थे, बहुत ही बड़ी संख्या में, ताकि उन्हें जॉब्स मिल सके, और वो काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट भी किया करते थे। तो इस चीज़ से आप एक तरीके से समझ गए होंगे कि जो लेबर्स हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और जहाँ पर लेबर्स की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर जो एक तरीके से काम करवाने वाले लोग होते हैं या फिर जो वेजेस दिए जाते हैं लेबर्स को, वो काफ़ी कम होता है। तो यही चीज़ वहाँ पर भी थी। तो इस वजह से जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर व्यापारी लोग थे या फिर जिन लोगों को लेबर्स की ज़रूरत थी, उन्हें लेबर शॉर्टेज या फिर जो ज़्यादा महंगे लेबर हैं इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं थे। उन्हें बड़ी आसानी से बड़े सस्ते दामों पर लेबर्स मिल जाते थे। जहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये लेबर चार्जेस होने चाहिए, यानी एक मज़दूर को दिन भर काम करने के लिए 100 रुपये मिलना चाहिए, वहाँ उसे सिर्फ 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में लेबर्स मिल जाते थे। तो इस वजह से जो व्यापारी थे या फिर जो फैक्ट्रीज़ के ओनर थे वो मशीन को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, जो कि एक तरीके से ह्यूमन लेबर्स को रिमूव कर दे, और मशीन में बहुत ही ज़्यादा पैसा भी लगता था। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आया कि जो व्यापारी थे या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ह्यूमन लेबर की ओर क्यों जा रहे थे और वो मशीन्स को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि मशीन में उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाना होता, और पैसा लगाने के बाद उन्हें मशीन्स एक्वायर वो करते और फिर वो प्रोडक्शन करते। और वहीं उसके मुकाबले अगर आप लेबर्स को देखें तो लेबर्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते, बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते। तो एक तरीके से फ़ायदा जितने भी इंडस्ट्री ओनर थे उनके पास किसका था, तो वो अगर ह्यूमन लेबर के साथ जाते तब उन्हें फ़ायदा था। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ थे वहाँ पर डिमांड जो था लेबर का वो सीजनल था। इसका मतलब कि साल के 1-2 महीने 3 महीने के लिए वहाँ पर काम होता था, बाकी महीनों में बहुत ही कम काम होता था। फॉर एग्जांपल गैस वर्क्स हो गया, जैसे ब्रूअरीज हो गई, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा बिजी होते थे कोल्ड मंथ्स में, यानी जब सर्दी के दिन आती थी या फिर ठंडे के दिन आते थे उस समय में। तो इस समय में उन्हें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो अपने डिमांड को पूरा कर सकें, और इसी समय में वो ज़्यादा संख्या में वर्कर्स को हायर करते थे। और इसके अलावा जो बुक बाइंडर्स थे या फिर प्रिंटर्स थे, इनके पास ज़्यादा डिमांड आती थी, या फिर इनके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हें बढ़ाना होता था क्रिसमस के समय में, यानी उस समय में बाइबल्स बिकते थे और भी दूसरे बुक्स बिकते थे। इस वजह से तो इनके पास जो वर्कर्स की ज़रूरत होती थी वो दिसंबर में या फिर उसके पहले के महीनों में होती थी। इसी के अलावा अगर हम देखें तो जो शिप्स होते थे, जो नाव चलती थी, बड़े बड़े नाव, तो वो उनको रिपेयर करने का काम या फिर दूसरे तरह का काम विंटर के सीज़न में होता था। तो इस वजह से विंटर के सीज़न में डिमांड जो थी वर्कर्स की वो इस इंडस्ट्री में होती थी। तो इस तरीके के बहुत सारे इंडस्ट्री थे जहाँ पर जो प्रोडक्शन था वो फ्लक्चुएट करता था सीज़न के अनुसार, और इस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि हैंड लेबर को आसानी से वो 1 महीने के लिए उन्होंने हायर किया और उसके बाद उन्हें हटा दिया। लेकिन अगर वो मशीन में इन्वेस्ट करेंगे तो मशीन उन्हें सालों भर रखनी होगी, कई सालों तक चलानी होगी, तब उन्हें एक तरीके से फ़ायदा होगा। तो इस वजह से भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर दूसरे लोग थे वो मशीन की ओर नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद एक और चीज़ है कि देखिए, अगर हम ह्यूमन लेबर की बात करें, हैंड लेबर की बात करें, यानी मज़दूर की बात करें, तो मज़दूर के ज़रिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मज़दूर को यूज़ करें तो आप उसे स्टील इंडस्ट्री में भी काम करवा सकते हैं,
या फिर आप ले जाकर उसे किसी और इंडस्ट्री में काम करवा सकते हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री में, या फिर आप उसे खेत में काम करवा, कहीं भी काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मशीन्स की बात करें तो मशीन्स को वैसे कामों में आप यूज़ नहीं कर सकते। मशीन को उसी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे आपने कपड़ा बनाने के लिए बनाया है उस मशीन को, तो आप उससे सिर्फ कपड़ा बना सकते हैं एक स्पेसिफाइड तरह का। तो इसी तरीके से जो मशीन्स थे उन्हें यूज़ किया जाता था यूनिफॉर्म्स प्रोड्यूस करने में या फिर स्टैंडर्डाइज गुड्स प्रोड्यूस करने में, जो कि एक बहुत बड़े मार्केट के लिए यूज़ होता था। लेकिन जो डिमांड था मार्केट में किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल कपड़े का ही ले ले, तो कपड़े में बहुत अलग अलग तरह के डिमांड्स थे, जैसे बहुत अलग अलग कलर के थे, बहुत अलग अलग साइज़ के थे, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के थे। तो इस वजह से जो डिमांड था वो एक तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं था मशीन्स के कॉस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया, जैसे ब्रिटेन में ही 500 तरह के हैमर्स बनाए जाते थे और इसके अलावा 45 तरह के एक्सेस यानी कि आपके कुल्हाड़ी बनाए जाते थे। तो ये सभी चीज़ें जो थी इसके लिए आपको ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत थी, ना कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की। और अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज़ भी करते हैं तो आपको 500 तरह के हथौड़े बनाने के लिए 500 तरह की मशीनें लगानी होंगी, अलग अलग मशीनें लगानी होंगी। तो ये एक तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो विक्टोरियन ब्रिटेन था वहाँ पर जो अपर क्लास था, यानी वो क्लास जिसके पास बहुत ही पैसा था और जो जनरली बहुत ही पैसा खर्च करता था, यानी कौन, एरिस्टोक्रेट्स, और इसके अलावा बोर्गेज। तो ये जो थे ये वैसी चीज़ों को खरीदना प्रेफर करते थे जो कि हाथों द्वारा बनाई गई हों, और इनको ऐसा लगता था कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो एक तरीके से रिफाइनमेंट शो करता है और उन क्लास एक तरीके से शो करता है, और उनको अच्छी तरीके से फिनिश किया जाता है, उसको इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया जाता है और उनको डिज़ाइन करने में काफ़ी केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा जो मशीन मेड गुड्स होते थे, प्रोडक्ट्स होते थे, उनको कॉलोनीज़ के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था या फिर एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि इंडिया में या फिर दूसरे जगहों पर जो कपड़े आते थे या फिर और भी चीज़ें आती थी वो आपके मशीन द्वारा बनाई गई आती थी। लेकिन जो इंग्लैंड में जो अमीर लोग यूज़ करते थे वो हाथों द्वारा बनाई गई चीज़ों को यूज़ करते थे। इसके अलावा एक और चीज़ है, वैसे देश जहाँ पर लेबर शॉर्टेज की समस्या थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है अमेरिका का एग्जांपल कि 19वीं सेंचुरी अमेरिका में जो वहाँ पर लेबर थी, लेबर की संख्या बहुत ही कम थी। तो लेबर की संख्या कम रखने के लिए यानी कि उन्हें अपने इंडस्ट्री में लेबर को ना लाना पड़े, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मैकेनिकल पावर का यूज़ करते थे, यानी वो वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज़ या फिर मशीन्स का उपयोग किया था। इसके अलावा अगर हम ब्रिटेन का एग्जांपल, जैसा कि हमने पहले देखा कि ब्रिटेन में जो ह्यूमन मज़दूर थे उन्हें हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनसे रिलेटेड कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए बहुत ही आसानी से ब्रिटेन में आप वर्कर्स को हायर करके कोई काम करवा सकते थे। लेकिन ये चीज़ आपके क्या कहते हैं अमेरिका या फिर दूसरे जगहों पर पॉसिबल नहीं थी। तो मेनली क्या कहते हैं मशीन्स को वैसी जगहों पर यूज़ किया जाता था जहाँ पर लेबर्स की संख्या कम थी, और जहाँ पर लेबर्स की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर मशीन्स को नहीं यूज़ किया जा रहा था उस समय में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.1, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो देखिए एक चीज़ तो हमने देखा ऊपर कि जो वर्कर्स थे उनकी संख्या ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही आसानी से लेबर्स मिल जाते थे। तो देखिए लेबर्स की संख्या में बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में जो लेबर्स की संख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस वजह से जो उनका लाइफ था उसके ऊपर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो जैसे जैसे ये खबर फैलती थी गाँव में कि शहरों में नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल जाएगी, तो वहाँ से लोग यानी कि गाँवों से लोग, देहाती इलाकों से लोग हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में शहरों की ओर आ जाया करते थे। और रियलिटी ये थी कि शहरों में आपको जॉब मिलना इस बात पर डिपेंड करती थी कि आपका शहर में कितना नेटवर्क है, यानी कि आपके कितने दोस्त हैं या फिर कितने लोगों के साथ आपके रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, और आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है तो वहाँ पर आपको तभी जॉब मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रेंड है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो इंट्रोड्यूस कराए तभी आपको जॉब मिलने पाएगी, नहीं तो फिर आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति चला जाता जिसका कोई सोशल कनेक्शंस नहीं है तो उसे एक तरीके से जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था, उसे हफ्तों या फिर महीनों वेट करना पड़ता था। इसी तरीके से बहुत सारे जॉब सीकर्स जो थे उन्हें वीक्स या फिर महीनों तक वेट करना पड़ता था, और इस दौरान
वे लोग ब्रिजेस के नीचे सोकर अपनी रात गुजारते थे, या फिर जो रैन बसेरे होते हैं उसके अंदर सोकर रात गुजारते थे, या फिर और भी जगहों पर सोकर रात गुजारते थे। और इसके बाद नेक्स्ट पारा कि जो सीजनलिटी थी वर्क में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, उसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो साल के बहुत समय एक तरीके से विदाउट वर्क रहा करते थे। यानी कि अगर कोई एक तरीके से शिप बिल्डिंग में काम कर रहा है, शिप के मरम्मत में काम कर रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर काम सिर्फ विंटर में है। विंटर के अलावा जितना भी सीज़न होगा उसे एक तरीके से बिना काम के ही रहना होगा। और जैसे ही बिजी सीज़न ओवर होता था, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, जैसे प्रिंटिंग में हो या फिर आपका शिप बिल्डिंग में हो या फिर किसी और में हो, तो वहाँ पर बिजी सीजन जब खत्म हो जाता था तो उसके बाद जो वर्कर्स होते थे, जो पुअर लोग होते थे, उन्हें फिर से सड़कों पर आना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो इसमें से कुछ लोग होते थे जो कि अपने गाँव की ओर चले जाते थे ठंड खत्म होने के बाद, या फिर काम के जो पीक टाइम थे उसके खत्म होने के बाद। और इसके बाद ही जो लेबर्स की जो डिमांड थी वो रूरल एरियाज़ में एक तरीके से ओपन हुई कुछ जगहों पर। इसके बाद बहुत सारे लोग जो थे वो ऑड जॉब्स के लिए तलाश भी करते रहते थे, जो कि एक तरीके से मिड 19वीं सेंचुरी तक फाइंड करना एक तरीके से मुश्किल था। इसके बाद अब नेक्स्ट पारा देखते हैं। नेक्स्ट पारा में देखिए कि जो वेजेस थे वो इंक्रीज़ हुए आपके अर्ली 19वीं सेंचुरी, यानी जो अर्ली 19वीं सेंचुरी आई उस समय में जो वेजेस थे वो बहुत नहीं इंक्रीज़ हो चुके थे। लेकिन ये एक तरीके से हमें रियलिटी में ये नहीं बताते कि इसका रियली में वर्कर्स के लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनके वेलफेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो एवरेज फिगर है कि सैलरी में इंक्रीज़ हुई, फॉर एग्जांपल हम 100 लोगों का एवरेज करते हैं कि देखिए इन 100 लोगों की सैलरी में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन रियलिटी में हमें ये नहीं पता चलता कि उन 100 लोगों में जो टॉप के 10 लोग हैं वो कहाँ काम करते थे, नीचे के 10 लोग कहाँ काम करते थे, उनकी सैलरी में कितनी इंक्रीज़ हुई, ये सभी हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल कोई अगर शिप बिल्डिंग में काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा सैलरी हो सकता है मिलता हो, कोई अगर काम कर रहा है आपके बुक बाइंडिंग सेंटर में या फिर प्रिंटिंग सेंटर में तो वहाँ उसे बहुत ही कम सैलरी मिलती हो। तो इस तरीके से जो अलग अलग व्यापार थे और अलग अलग साल थे, वहाँ पर हमें पता नहीं चल पाता कि उनके लाइफ पर रियली में क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी जो थी वो इंक्रीज़ तो हुई, उसके बाद जब नेपोलियनिक वार होने लगा, यानी नेपोलियन और ब्रिटेन और भी देशों में वार होने लगा, तो उस समय जो प्राइसेस थी बहुत सारी चीज़ों की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, और इस वजह से जो रियल वैल्यू था वर्कर्स के सैलरी का या फिर जो उन्होंने पैसे अपने कमा कर रखे हुए थे वो बहुत ही गिर गई, बहुत ही कम हो गई। तो इस वजह से उनका लाइफ जो था वो बहुत ही प्रभावित हो गई। तो इस चीज़ को सिंपली आप एक तरीके से समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है, उसने 100 रुपये कमा कर अपने पास रखे हुए हैं, तो पहले 100 रुपये में 5 किलो आलू मिला करता था, लेकिन अब 100 रुपये में सिर्फ 1 किलो आलू मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसका जो अर्निंग है उसकी वैल्यू बहुत ही गिर चुकी है। अब उसका लाइफ पर है इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और इस वजह से उसका लाइफ एक तरीके से बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो इसके अलावा जो इनकम था वर्कर्स का वो एक तरीके से वेज रेट पर केवल डिपेंड नहीं करता था, इसके अलावा इस बात पर भी डिपेंड करता था कि उसे कितने दिनों के लिए हायर किया गया है। फॉर एग्जांपल जितने दिनों के लिए उसे हायर किया जाता था उसके बाद ही वो एक तरीके से एवरेज डेली इनकम वर्कर का निकाल सकता था। और अगर हम बेस्ट टाइम देख लें, यानी मिड 19वीं सेंचुरी में जब टॉप पर था ब्रिटेन या फिर और भी जो यूरोप के इलाके थे, मेनली हम यहाँ पर ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, जब बेस्ट टाइम था मिड 19वीं सेंचुरी में, वहाँ पर भी उस समय में भी करीब 10% आबादी थी अर्बन पॉपुलेशन की जो कि एक्सट्रीमली पुअर थी। और जब हम ख़राब हालत की बात करें यानी इकोनॉमिक स्लम की बात करें तो उस समय में 1830s में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो करीब 35% से लेकर 75% के बीच में था अलग अलग इलाकों में। कुछ इलाकों में ये 35% था, कुछ इलाकों में 75% था। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि जो वर्कर्स थे उनके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था और कितनी बुरी उनकी स्थिति थी। और इसके बाद एक और चीज़ हुई जिसको हम इस पारा में पढ़ने वाले हैं कि देखिए जो स्पिनिंग जेनी थी उसके इंट्रोडक्शन के बाद बहुत ही लोग जो वर्कर्स थे वो बहुत ही घबरा गए। तो देखिए जो वर्कर्स थे उनके एक तरीके से उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरीके से डर बैठ गया नए टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद। यहाँ पर हम स्पिनिंग जेनी की बात करें तो जब स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया था,
स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया था वुलन इंडस्ट्री में, तो जो वोमेन हैंड स्पिनिंग का काम किया करती थी और उससे अपने परिवार का खर्चा चलाती थी, तो उन्होंने एक तरीके से नए मशीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनसे एक तरीके से उनका रोजगार छीन रहा था। और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी सालों तक चला स्पिनिंग जेनी के इंट्रोडक्शन के बाद। और इसके बाद अगर हम देखें कि वर्कर्स को जॉब मिलना कब शुरू हुई या फिर उनके हालत में कब सुधार हुआ, तो वो था 1840s के बाद। उसका रीज़न ये था कि देखिए बिल्डिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी ब्रिटेन में, और उसमें जो रोड्स थे उनको वाइड किया जा रहा था, नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, रेलवे लाइंस बिछाए जा रहे थे, टनल्स बनाए जा रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे थे, सीवर्स बनाए जा रहे थे, इसके अलावा रिवर्स को इम्बैंक किया जा रहा था। और इस वजह से जो वर्कर्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हायर थे पहले उसके मुकाबले अब दुगनी संख्या में लोगों को हायर किया गया, और इसके 30 साल के अंदर ही इससे भी दुगनी संख्या में लोगों को हायर किया गया। तो इस संख्या में देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा कदम हुआ, और इससे बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों को रोज़गार मिला, और इससे हो सकता है कि लोगों के लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हो। इसके बाद हमारा है टॉपिक नंबर 3, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। तो देखिए इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।